हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग के बारे में। पूरा इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये हमें इम्पॉर्टेंट पता होना चाहिए कि ये एक फ्यूज़न वेल्डिंग का प्रोसेस है एंड ये स्पेशली यूज़ किया जाता है थिक सेक्शंस की वेल्डिंग के लिए। जो भी आपकी थिक प्लेट्स हो गई जिसका डायमेंशन काफ़ी ज़्यादा है 25 mm से 500 mm के बीच में, तो उसकी वेल्डिंग के लिए आप इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग को यूज़ करोगे। क्लियर। नेक्स्ट हम इसमें यूज़ करेंगे आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। दोनों का थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एंड हाई क्वालिटी वेल्ड्स हम प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। अगर बात करें इक्विपमेंट्स की, तो इक्विपमेंट्स जो इन जनरल हर वेल्डिंग में कॉमन होते हैं वो होते हैं पावर सप्लाई। आपके पास में एक पावर सोर्स होना चाहिए एंड आपके पास में इलेक्ट्रोड होना चाहिए, बेस मेटल होना चाहिए जहाँ पे आपको वेल्डिंग करनी है। क्लियर। अब यहाँ पर और हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे फ्लक्स। फ्लक्स किस फॉर्म में होगा, फ्लक्स होगा आपका ग्रेन्युलर फॉर्म में, दानेदार फॉर्म में होगा। क्लियर। अब उस फ्लक्स को स्टोर करने के लिए कोई कंटेनर बोल दो जिसे हमने बोला है हॉपर, और हॉपर में क्या होगा, एक ट्यूब लगी होगी। उस ट्यूब के थ्रू क्या होगा, फ्लक्स उसके अंदर से रिक्वायर्ड लोकेशन जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है वहाँ पे आएगा। क्लियर। किसी किसी डायग्राम में ये पूरा अरेंजमेंट विजिबल होगा एंड किसी किसी डायग्राम में डायरेक्ट आपको बता दिया है कि यहाँ पे फ्लक्स रखा हुआ है, ये पूरा अरेंजमेंट नहीं शो किया हुआ होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे कॉपर शूज़। कॉपर शूज़ मतलब कि हम यहाँ पर पर्टिकुलर दो तरह के शूज़ यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड रियर दोनों साइड में। एंड वो किसके बने होंगे, कॉपर मटेरियल के बने होंगे, क्योंकि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। क्लियर। एंड नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे बेस प्लेट। बेस प्लेट बोल दो या फिर स्टार्टर प्लेट बोल दो या बेकिंग प्लेट बोल दो, तीनों का मीनिंग सेम है। तो ये हम यूज़ करने वाले हैं। तो जो इक्विपमेंट्स की बात हो गई, अब हम इसका एक डायग्राम देख लेते हैं। ये आपको एक डिस्प्ले किया है मैंने एक डायग्राम। अब जो मैंने बड़े बड़े दो रेक्टेंगल्स बनाए हैं जिसमें मैंने लिखा है बेस मेटल। क्लियर। तो ये बेस मेटल है जिसकी हमें क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है। एंड नीचे मैंने एक सपोर्ट के लिए बोल दो एक बेकिंग प्लेट, बेस प्लेट लगाई है। क्लियर। तो वो क्या करेगी, अंदर जो भी ऑपरेशन होगा उसको नीचे गिरने से भी प्रोटेक्ट करेगी। और ये क्या है, कॉपर का बना हुआ है बेस प्लेट, तो ये क्या करेगी, अच्छा कंडक्टर है, तो इसका फंक्शन भी हमें आगे यूज़ में आएगा। क्लियर। अब होता क्या है, पावर सप्लाई हम सबसे पहले क्या करेंगे बता देती हूँ मैं आपको। पावर सप्लाई के लिए पावर सोर्स लगाया है, उसका एक कनेक्शन मैंने दिया है बेस प्लेट को या बेकिंग प्लेट को, एंड एक कनेक्शन मैंने दिया है इलेक्ट्रोड को। इलेक्ट्रोड कहाँ पे लगा हुआ है, इलेक्ट्रोड आपका लगा हुआ है जो आपकी कॉन्टेक्ट ट्यूब है। कॉन्टेक्ट ट्यूब के अंदर से इलेक्ट्रोड आ रहा है और इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है, आपका कॉन्टिन्यूअस फीड करेगा, कंज्यूमेबल टाइप का नेचर है इलेक्ट्रोड का। तो वो क्या करेगा, वायर रील के थ्रू फीड कर रहे हैं हम कॉन्टिन्यूसली। तो देखो यहाँ पर पूरा अरेंजमेंट कर रखा है, मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये क्या है, हमारी कॉन्टेक्ट ट्यूब है। ये अरेंजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूस हमारा इलेक्ट्रोड फीड हो उसके लिए कॉन्टिन्यूस आपका वायर फीडिंग मैकेनिज्म लगा हुआ है। एंड ये हमारा है इलेक्ट्रोड, ये क्या है हमारा, ये हमारा है इलेक्ट्रोड। क्लियर, समझ में आ गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने पावर सोर्स का एक कनेक्शन दिया है बेस प्लेट को एंड एक कनेक्शन मैंने पावर सोर्स का दिया है आपके इलेक्ट्रोड को। क्लियर। अब बेस प्लेट के ऊपर ही क्या है, बेस मेटल रखे हुए हैं, तो मतलब कि हमने जो हमारे बेस मेटल है वर्क पीस है उसको हमने दिया है नेगेटिव मान लिया, एंड जो इलेक्ट्रोड है उसको हमने दिया है पॉजिटिव। यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं रिवर्स पॉलरिटी। हमने जो हमारा वर्क पीस है उसको नेगेटिव दिया है और जो इलेक्ट्रोड है उसको पॉजिटिव दिया है। तो ये कौन सी पॉलरिटी हो गई, ये डायरेक्ट करंट रिवर्स पॉलरिटी हमने यहाँ पर यूज़ करी है। क्लियर। इस वेल्डिंग में हम जनरली यही वाली पॉलरिटी यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि नेगेटिव का हमने दिया है बेस मेटल में और पॉजिटिव हमने दिया है इलेक्ट्रोड पे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस तरीके से भी हम शो कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड का जो फ्लो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर। तो ज़्यादा हीट जनरेट कहाँ पर होगी, इलेक्ट्रोड पे होगी, एंड इलेक्ट्रोड बहुत जल्दी से क्या होगा, मेल्ट होगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम फ्लक्स के बारे में। फ्लक्स का रोल क्या होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस को हमें बचाना। जो हमारा वेल्ड एरिया है उसमें जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो, मेटल ऑक्साइड ना बने, उससे प्रोटेक्ट करना। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, हॉपर के थ्रू। अब देखो इसमें कोई पर्टिकुलर हॉपर दिख नहीं रहा है डायग्राम में, लेकिन फ्लक्स किसके थ्रू आएगा, हॉपर के थ्रू आएगा। ट्यूब, हॉपर से ट्यूब कनेक्ट होगी। तो जो फ्लक्स आ रहा है वो फ्लक्स हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया में पहले से ही भर दिया है। क्लियर। दोनों बेस मेटल के बीच में जो गैप है उस गैप में हमने क्या कर दिया है, फ्लक्स को फिल कर दिया है।
क्लियर। अब जैसे ही हम पावर सप्लाई को ऑन करेंगे, हमने एक को नेगेटिव और इलेक्ट्रोड को हमने पॉजिटिव दे रखा है। जब इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पर टिक करवाएंगे, टच करवाएंगे बेस मेटल पे या बेस प्लेट पे, तो क्या होगा, आर्क क्रिएट होगी, क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो रहा है। नेगेटिव टू पॉजिटिव पूरे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। इलेक्ट्रोड से क्या होगी, एक आर्क प्रोड्यूस होगी। मान लिया कि ये आर्क इस तरीके से क्या हो रही है, आर्क प्रोड्यूस हो रही है। अब इस आर्क के प्रोड्यूस होने से क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रोड है वो खुद कंज्यूमेबल नेचर का है, तो वो भी मेल्ट होना स्टार्ट होगा। एंड जो आपने फ्लक्स, ग्रेनुलर फ्लक्स जो आपने फिल करके रखा है, वो भी क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर ये जो यूज़ किया जा रहा है वो किसका प्रिंसिपल यूज़ किया जा रहा है, आर्क वेल्डिंग का प्रिंसिपल यूज़ किया जा रहा है। क्लियर, आर्क प्रोड्यूस हुई। अब धीरे धीरे जब ये दोनों चीज़ें मेल्ट होगी तो क्या होगा, एक मोल्टन पूल बन जाएगा जिसमें कि मेल्ट मेटल होगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, इतना समझ में आ गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, जो आपका फ्लक्स है वो आपका मेल्ट हुआ। अब वो ऊपर की तरफ क्या होगा, एक स्लैग बनाएगा। फ्लक्स का काम क्या होता है, ऑक्साइड से प्रोटेक्शन करना। जो भी मेटल के अंदर जो भी ऑक्साइड होंगे, ऑक्सीजन होगी, उससे रिएक्ट करके वो मेटल ऑक्साइड बना देगा। तो वो जो स्लैग ऊपर की तरफ बनता है, जब भी हम फ्लक्स यूज़ करते हैं तो क्या होता है, स्लैग फॉर्मेशन होता है जो कि टॉप लेयर पे इकट्ठा हो जाता है। तो होगा क्या, यहाँ पर टॉप सरफेस पे क्या होगा, मान लिया कि एक स्लैग की एक लेयर बन गई है। क्लियर। जो स्लैग होता है वो एक तरीके से क्या होता है, इम्प्यूरिटीज़ होती है, और वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। उससे क्या होता है, अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। तो अब हमने स्विच ऑन किया हुआ है। अब हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पे स्लैग फॉर्मेशन की वजह से जो हमारी आर्क थी वो आर्क हमारी बुझ गई है, लेकिन करंट तो फ्लो हो रही है सिस्टम में, करंट फ्लो हो रही है, लेकिन स्लैग जहाँ पे बन चुका है यहाँ पर, वो स्लैग क्या कर रहा है, करंट को पास होने में रुकावट प्रोड्यूस कर रहा है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है। तो एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। तो रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, अब हीट का जनरेशन होगा। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं उसको फिर से आपको बता देती हूँ एक बार। आपने पढ़ा होगा H = I² RT। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। क्लियर। यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है ड्यू टू जो स्लैग बन गया है वहाँ पर, एंड पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम हो रहा है। जो आपका आई है, आई क्या शो कर रहा है, करंट को, करंट आपके सिस्टम में फ्लो हो रही है, जिससे कि क्या कर क्रिएट होगी, आपकी हीट जनरेट होगी। अब उस हीट की वजह से क्या होगा, फर्दर हीटिंग ऑपरेशन स्टार्ट होगा। आ रही बात समझ में। पहले हमने आर्क वेल्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, अब हमने यूज़ किया है रेजिस्टेंस वेल्डिंग का। अब फिर से इस डायग्राम में देखो, यहाँ पर क्या होगा, स्लैग फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया था, स्लैग इस तरीके से बन गया। अब वो क्या क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, सिस्टम में करंट फ्लो ऑलरेडी है, एंड आपके पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए काम हो रहा है। रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, जिससे क्या क्रिएट बनेगा, क्या बनेगी, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगी। उस हीट से अब फर्दर हीटिंग स्टार्ट होगी। क्लियर। मैंने फिर से रिपीट कर दिया है। अब उस हीटिंग से क्या होगा, आपकी आर्क जो थी वो तो पहले ही बुझ गई है, क्योंकि स्लैग फॉर्मेशन हो गया, तो आर्क आपकी तभी बुझ गई थी। अब जो आगे का काम हो रहा है वो आर्क से नहीं हो रहा है। अब किससे हो रही हीटिंग, अब रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट क्रिएट हो रही है, अब उससे आपका मेल्ट होगा आगे का। तो आपका जो बेस मेटल है, कि कहाँ का, जो आपका बेस मेटल यहाँ का और यहाँ का जो बेस मेटल है, ये प्लेट्स क्या होगी, गर्म होना स्टार्ट होगी। यहाँ का मेटल कुछ ना कुछ क्या होगा, मेल्ट होना धीरे धीरे स्टार्ट होगा। अब जो बेस मेटल के आपके एटम्स है और जो आपके मोल्टन पूल के अंदर जो एटम्स है, वो आपस में मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे, जिससे कि आपकी वेल्डिंग होगी। क्लियर। ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम शूज़ भी यूज़ करेंगे। शूज़ का पर्पस क्या है, आपका वो एक तरीके से पूरा प्रोटेक्ट करेगा इस एरिया को। कैसे करेगा, कि देखो यहाँ पर मैंने बोला कि यहाँ पे बीच में हमारा फ्लक्स भरा हुआ है, तो यहाँ पे भी कोई सपोर्ट के लिए कुछ होगा और पीछे की तरफ भी कुछ सपोर्ट के लिए होगा। तो इसको फ्रंट बोल दिया और पीछे वाले को रियर शू बोल दिया। अब इस डायग्राम में आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएगा, वो आप देखो इस वाले डायग्राम के अंदर। कैसे, जो ब्राउन कलर के आपको दिख रहे हैं वो क्या है, शूज़ है, और जो ग्रे कलर के जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ये ग्रे कलर का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका बेस मेटल है। तो एक बेस मेटल यहाँ पे रखा हुआ है, एक बेस मेटल यहाँ पे रखा हुआ है, उसके बीच में क्या है, गैप है, जिसमें आपने फ्लक्स भरा था। जो भी मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, वो कॉन्सेप्ट का काम वहाँ पे हो रहा था।
क्लियर। अब जो ब्राउन कलर के आपको दिख रहे हैं दो, एक आगे और एक पीछे, वो क्या है, आपका शूज़ है जो कि कॉपर के बने हुए हैं एंड इसमें इनलेट एंड आउटलेट वाटर की सप्लाईज होती है जो कूलिंग में भी यूज़फुल रहेगा एंड आपका जो भी इस पर्टिकुलर एरिया में काम हो रहा है तो उसको भी क्या कर रहा है, इधर और इधर उछलने से जो स्पैटर बनना चाहिए वो उसको प्रोटेक्ट करेगा, वो सारा काम इसी एरिया के अंदर रहेगा। क्लियर। तो एक ही चीज़ के दो डायग्राम में, एक 2D में है, एक 3D में। 2D में आपको प्रॉपर शूज़ समझ में नहीं आएंगे, इसलिए मैंने 3D वाला डायग्राम भी यहाँ पे लगा दिया है, तो आपको इसको देख के समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है। अब नीचे के एरिया में वेल्डिंग होती जाएगी इस तरीके से एंड जो ये शूज़ होंगे, ये जो शूज़ होंगे वो भी क्या होंगे, ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे। तो देखो ये वाला जो एरिया है ये क्या दिखा रहा है, वेल्ड बीड, मतलब यहाँ पे वेल्डिंग हो चुकी है एंड ऊपर की तरफ ये सब शूज़ क्या होते हैं, एडजस्टेबल होते हैं, तो ये ऊपर की तरफ प्रोसेस होता जाएगा। जो हॉपर है आपका उससे एक्स्ट्रा फ्लक्स आता जाएगा और ये सेम प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। क्लियर। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग। अब मैं पॉइंट्स के थ्रू भी आपको एक बार प्रॉपर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि होता क्या है। देखो सबसे पहले क्या करना है, प्रोसेस में क्या सबसे पहले इन्वॉल्व है, पोजीशनिंग। पोजीशनिंग मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो भी आपका वर्क पीस है उसको आपको वर्टिकल पोजीशन में क्या करना है, प्लेस करना है। क्लियर। जो ये शीट्स होती है स्टील की, आयरन की जनरली बनी होती है। अब फ्लक्स फिलिंग सेकंड, तो फ्लक्स फिलिंग का मतलब क्या हो गया कि जो भी आपकी दो शीट है जिसकी आपको वेल्डिंग करनी है उसके बीच में आपने क्या करना है, फ्लक्स को फिल करना है। फ्लक्स का पर्पस क्या होता है, मोल्टन मेटल को प्रोटेक्ट करना एंड जो वेल्ड पूल है आपका उसको स्टेबल रखना ताकि ऑक्सीडेशन ना हो सिंपली। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे थे, हम फ्लक्स की बात कर रहे थे। तो फ्लक्स किसके अंदर स्टोर होगा, हॉपर के अंदर स्टोर होगा। तो यही चीज़ लिखी हुई है, द फ्लक्स इज फेड थ्रू ए हॉपर विच ड्रॉप्स इट इनटू द गैप वाया ए ट्यूब, जो कि मैंने आपको बताया ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस चलता रहेगा। जब रिक्वायरमेंट होगी तो होगा, जब नहीं रिक्वायरमेंट होगी तो नहीं होगा, ये पूरा ऑटोमेटिक होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट पावर सप्लाई, मैंने आपको बता दिया पावर सप्लाई सिस्टम होगा। फ्लक्स आपने फिल कर दिया, देन उसके बाद में आपने पावर सप्लाई को ऑन कर दिया तो क्या होगा, एक सर्किट कंप्लीट होगा, एक आर्क क्रिएट होगी। वो आर्क क्या करेगी, जो आपका कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड है उसको भी मेल्ट करेगी एंड जो आपका फ्लक्स भरा हुआ है बीच में उसको भी क्या करेगी, मेल्ट करेगी, जो कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैं आपको फिर से पॉइंट में एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। क्लियर। इसी तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। नेक्स्ट यहीं पे लिखा हुआ है मैंने, द फ्लक्स एज वेल एज इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सा है, कंज्यूमेबल नेचर का है। स्टार्ट्स टू मेल्ट एंड राइज अपवर्ड्स एंड आफ्टर दैट द आर्क गोज आउट। आर्क क्या होगी, बुझ जाएगी, पर करंट क्या हो रही है, सिस्टम में अभी भी फ्लो हो रही है। तो द मोल्टन स्लैग दैट फ्लोट्स ऑन टॉप एक्ट्स एज अ बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंने आपको बताया कि जो फ्लक्स होगा वो मेल्ट होगा, स्लैग ऊपर की तरफ बनेगा, वो क्या होता है, इंसुलेटर की तरह काम करता है, प्रॉपर कंडक्टर नहीं होता, बुरा कंडक्टर आप उसे बोल सकते हो, जिससे कि क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट से जो रेजिस्टेंस बन रहा है उससे क्या हो रहा है, आगे का हीटिंग ऑपरेशन होगा, जो कि मैं आपको भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अच्छे से। एंड आगे क्या होगा, जैसे जैसे सॉलिडिफिकेशन होगा आपका वेल्ड मेटल क्या होगा, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, आपका फ्लक्स और हॉपर से ऐड होता जाएगा, इलेक्ट्रोड वायर की फॉर्म में वो मेल्ट होता रहेगा आगे, और जो शूज़ है आपके वो कॉन्टिन्यूसली क्या करेंगे, ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे। तो नीचे का वेल्ड हो गया, ऊपर का होगा, फिर ऊपर का होने के बाद और ऊपर का होगा, जब तक कि जितनी लेंथ है आपकी शीट की उस पूरी लेंथ में क्या होगा, कॉन्टिन्यूस वेल्ड होगा, वेल्डिंग ऑपरेशन होगा। क्लियर। एंड एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, जितनी रिक्वायरमेंट है आपकी आप उसके हिसाब से 1, 2, 3 इलेक्ट्रोड वायर भी एक साथ यूज़ कर सकते हो। क्लियर। तो ये आपका पूरा इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग हो गया है। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस के बारे में। अब एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहले क्या दिमाग में आ सकता है कि बहुत थिक मटेरियल्स है, उसकी वेल्डिंग के लिए क्या होता है, अगर हमको रैपिड वेल्डिंग करनी है थिक मटेरियल्स की तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, तो हम बोल सकते हैं हाई डिपोजिशन रेट। क्लियर। तो उसमें हम ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग वेल्ड। जो वेल्ड होगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा क्योंकि शीट्स बड़ी बड़ी अच्छी मोटी मोटी है, तो जब आपका वेल्डिंग पूरा अच्छे से क्रिएट होगा, सिंगल पास में भी आप वेल्डिंग कर रहे हो यहाँ पर, तो आपका स्ट्रॉन्ग वेल्ड बनेगा। मिनिमल डिस्टोर्जन, मतलब कि आपका जो भी छोटे से एरिया के अंदर हीट कंसंट्रेटेड हो रही है तो आपके यहाँ पर वार्पिंग और डिस्टोर्जन के चांसेस बहुत कम है। नेक्स्ट लिखा हुआ है वर्टिकल पोजीशन कैपेबिलिटी। आपका जो वर्टिकल पोजीशन है या ओवरहेड पोजीशन है उसी में ये मेथड क्या रहेगा, बहुत इजी रहेगा।
बाकी दूसरे मेथड से अगर हमें वेल्डिंग करनी हो इस पोजीशन में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन इसमें क्या होगा, बहुत स्मूथली आपका वेल्डिंग हो जाएगा एंड बहुत सिंपल ऑपरेशन है। तो जो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट थी हमें टिक के केस में, वो यहाँ पर नहीं है, बहुत लेस स्किल्ड रिक्वायरमेंट रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं लिमिटेशंस की। तो जो चीज़ फ़ायदा थी उससे भी हम लिमिटेशन निकाल सकते हैं कि ये किसके लिए अच्छा है, थिक मटेरियल्स के लिए अच्छा है, लेकिन इसका उल्टा क्या हो गया, थिन मटेरियल्स के लिए ये अच्छा नहीं है। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, नॉट आइडियल फॉर थिन सेक्शंस, उसके लिए ये सुटेबल नहीं है। अब जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो शीट्स है वो वर्टिकल पोजीशन में रखी गई है, तो एक तरीके से बट जॉइंट में ये अच्छी हेल्पफुल है, लेकिन अगर बट जॉइंट के अलावा लैप जॉइंट अगर हमें क्रिएट करना है तो उसके लिए ये वेल्डिंग सुटेबल नहीं है। अब इस वेल्डिंग के बाद में क्या होता है, स्लैग फॉर्मेशन होता है। अब स्लैग फॉर्मेशन हो रहा है मतलब कि उस स्लैग को लास्ट में आपको रिमूव भी करना होगा, क्योंकि जब हम फ्लक्स यूज़ करते हैं तो फ्लक्स के बाद में क्या होता है, स्लैग फॉर्मेशन होता है, और वो स्लैग क्या है, इम्प्यूरिटीज़ है, अनवांटेड है, उसको हमें हटाना होता है। तो उसके लिए हमें एडिशनल प्रोसेसिंग करनी पड़ती है वेल्डिंग होने के बाद में। एंड लास्ट बात करें, जो इनिशियल सेटअप होता है इस वेल्डिंग का, वो क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है और थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। क्लियर। तो ये हो गई लिमिटेशंस। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशंस क्या हो गई, जो भी आपके लार्ज स्टील सेक्शंस होते हैं शिप बिल्डिंग में, वहाँ पर यूज़ की जाती है। आपके जो ब्रिज कंस्ट्रक्शन जिसमें कि स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे बड़ी बड़ी शीट्स होती है, वहाँ पर यूज़ की जा सकती है। जहाँ पर भी आपका जो प्लेट्स है वो थिकनेस में है और बहुत लंबी लंबी होती है, वहाँ पर आप क्या करते हो, इस तरीके की वेल्डिंग को यूज़ करते हो। तो प्रेशर वेसल्स में भी आप यूज़ कर सकते हो, हैवी मशीनरीज है उसमें भी आप ये वाली वेल्डिंग यूज़ करते हो। तो ये बेसिक एप्लीकेशंस हो गई है, आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। आपको मेन पता होना चाहिए कि जो थिक सेक्शंस की वेल्डिंग है उसके लिए जो यूज़ करना है वो इलेक्ट्रोस्लैग यूज़ करना है। क्लियर। तो अब थिक सेक्शंस आप जहाँ पर भी इमेजिन कर पा रहे हो वो नाम आप यहाँ पर डाल सकते हो। क्लियर। एंड लास्ट हम बात करते हैं सेफ्टी कंसिडरेशंस की। सेफ्टी कंसिडरेशंस में हर वेल्डिंग के लास्ट में आपको यही स्लाइड बताती हूँ। आपको हेलमेट्स पहनने, ग्लव्स पहनने, प्रोटेक्टिव गियर जो भी है आपको यूज़ करना है। जिस भी जगह पे आप वेल्डिंग कर रहे हो वहाँ पर हार्मफुल फ्यूम्स बनती है, वो आप गलती से इनहेल ना कर लो, इसके लिए आपके पास में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, जहाँ पर भी आप वेल्डिंग कर रहे हो वो वेल्डिंग एरिया क्या होना चाहिए, सेफ़ होना चाहिए। सेफ़ किस तरीके से कि वहाँ पर पहले से ही फ्लेमेबल मटेरियल्स नहीं रखे होने चाहिए। क्लियर। तो ये मैं आपको हर बार बताती हूँ, तो इस बार भी मैंने ब्रीफ में बता दिया आपको। तो ये कंप्लीट वेल्डिंग प्रोसीजर हो गया है। तो इलेक्ट्रोस्लैग वेल्डिंग पे क्वेश्चन आता है, थोड़ा बड़ा बनता है क्वेश्चन, अच्छे मार्क्स में बनता है, बहुत छोटे मार्क्स में क्वेश्चन नहीं आता है, एंड इम्पॉर्टेंट है एंड बहुत इजी वेल्डिंग है। बट आपको लिखने में ध्यान रखना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आप लिखते हो, डायग्राम बनाते हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच।